हेलो चैम्पियंस, वेलकम टू एजुग्रोन। दिस इज़ प्रीति गुप्ता, आपकी आईटी एजुकेटर। तो बच्चों, यहाँ पर हम वापस आ गए हैं अपना थर्ड सेशन लेकर एमसीक्यू सीरीज़ का। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि अभी हम इस चैप्टर के एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस में हमने इस चैप्टर की थ्योरी डिस्कस की थी। अगर बच्चों आपने इस चैप्टर की थ्योरी को अच्छे से रीड किया है, अच्छे से समझा है और जो वीडियो लेक्चर है उसको भी अच्छे से देखा है, तो आप इस सीरीज़ के एमसीक्यू के आंसर को बहुत ही इजीली क्रैक कर पाएंगे। ठीक है, तो बच्चों पहले आपको हम बता देते हैं कि यहाँ पर हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पार्ट ए के चैप्टर 3 जो है, यूनिट 3 है हमारा आईटीसी का, उसका एमसीक्यू यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस सेशन में हम मैक्सिमम 40 टू 45 एमसीक्यू यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, आई होप आपने हमारा पिछला वीडियो को अच्छे से देख लिया होगा। अगर आप वो वीडियो देख कर आए हैं तो आप इस एमसीक्यू का जो टेस्ट होने वाला है उसमें आप मैक्सिमम 40 टू 42 स्कोर कर लेंगे। ठीक है, अगर आपने उस वीडियो को अच्छे से देखा है तभी आप इस एमसीक्यू सीरीज़ को देखिए। अगर आपने अभी तक उस वीडियो सीरीज़ को नहीं देखा है, मतलब थ्योरी सेक्शन को नहीं देखा है, तो पहले आप उस थ्योरी सेशन को देखिए, उसके बाद ही ये एमसीक्यू टेस्ट को अपीयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है आईटीसी स्टैंड फॉर, है ना। आईटीसी का मतलब क्या होता है, यहाँ पर आपको ये बताना है। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टर्मिनोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी है इंफॉर्मेशन एंड कॉमन टेक्नोलॉजी, एंड ऑप्शन नंबर 4 है हमारा इंफॉर्मेशन टू कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो बच्चों, जैसा कि हमने चैप्टर पढ़ा था, हमारी थर्ड यूनिट ही है आईटीसी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर आईटीसी का फुल फॉर्म होगा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सॉरी, थोड़ी सी नंबरिंग मिसमैच हो गई है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट परफॉर्म्ड यूजिंग अ माउस, मतलब ऐसा कौन सा फंक्शन है जो माउस के थ्रू परफॉर्म नहीं किया जा सकता। पहला ऑप्शन है हमारा टर्न ऑन, सेकंड ऑप्शन है हमारा होवर, ऑप्शन नंबर सी है राइट क्लिक, एंड ऑप्शन नंबर 4 है ड्रैग एंड ड्रॉप। तो बच्चों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि हम अपने कंप्यूटर को टर्न ऑन या टर्न ऑफ माउस के थ्रू नहीं कर सकते। ठीक है, बाकी ये सारे फंक्शन होवर, राइट क्लिक, ड्रैग एंड ड्रॉप माउस के थ्रू परफॉर्म किए जा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, What is the term used when you press and hold the left mouse key and move the mouse cursor around? मतलब वो कौन सा फंक्शन होगा जब आप एक की से, मतलब अपनी उंगली से प्रेस बटन को होल्ड करेंगे और माउस को की को इधर उधर मूव करेंगे। तो क्या वो हाईलाइटिंग होगा, ड्रैगिंग होगा, सिलेक्टिंग होगा या मूविंग होगा। ठीक है, तो बच्चों इसका सही आंसर है कि यू प्रेस एंड होल्ड द लेफ्ट माउस की एंड मूव द माउस अराउंड। मतलब यहाँ आपसे पूछा गया है कि आप अपने माउस की लेफ़्ट की को प्रेस करोगे और माउस को पूरी स्क्रीन पर चलाओगे या किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट पे चलाओगे, तो उससे क्या होगा। ठीक है, तो उससे ये होगा, उतना टेक्स्ट सारा हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप ड्रैग एंड ड्रॉप कब कर सकते हो कि जब आप अपने माउस को उठाकर दूसरी जगह मूव करोगे, तब क्या हो सकता है, ड्रैग एंड ड्रॉप हो सकता है। सिलेक्टिंग और मूविंग भी सेम कंडीशन में ही अप्लाई होते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा हाईलाइटिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3, हियर आर द स्टेप्स दैट टेक प्लेस व्हेन स्टार्टिंग अ कंप्यूटर, रीअरेंज द स्टेप्स इन अ करेक्ट ऑर्डर। मतलब यहाँ पे आपसे पूछा है कि किसी भी कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए कौन से स्टेप्स इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने कुछ स्टेप्स दिए गए हैं, थोड़े इनको आपको अरेंज कर सही ऑर्डर हमारे सामने रखना है। तो ये क्वेश्चन बच्चों आप करिएगा और इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की यूज टू पेस्ट अ फाइल, मतलब किसी भी फाइल को पेस्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कीज का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर है Ctrl+C, ऑप्शन नंबर बी है Ctrl+P, ऑप्शन नंबर सी है हमारा Ctrl+V, एंड ऑप्शन नंबर डी है Ctrl+X।
तो बच्चों किसी भी फाइल को पेस्ट करने के लिए Ctrl+V का यूज़ किया जाता है, ठीक है। और कॉपी करने के लिए Ctrl+C यूज़ किया जाता है और पेस्ट करने के लिए Ctrl+C का यूज़ किया जाता है, ठीक है। और जो Ctrl+P है ये हमारा प्रिंट के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। चलिए इसी के साथ आगे चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वैलिड फाइल एक्सटेंशन फॉर अ नोटपैड फाइल। मतलब किसी भी नोटपैड फाइल के लिए कौन सा एक्सटेंशन वैलिड है, इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा .jpg, ऑप्शन नंबर बी है .doc एंड ऑप्शन नंबर सी है .text, दैट इज टेक्स्ट, एंड ऑप्शन नंबर डी है .txt। तो बच्चों अगर यहाँ आपसे पूछा है फाइल एक्सटेंशन फॉर नोटपैड तो उसका राइट आंसर होगा .t.xt, मतलब .txt ये करेक्ट ऑप्शन होगा नोटपैड एक्सटेंशन फाइल के लिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, व्हाट कीज डू यू यूज़ टू कॉपी समथिंग। तो जैसा अभी आपको हमने बताया कि कॉपी हम किस शॉर्टकट की से करेंगे, तो यहाँ पर हम कॉपी करेंगे Ctrl+C से, ठीक है। Ctrl+C से यहाँ पर कॉपी होता है, Ctrl+V से पेस्ट होता है, Ctrl+P से प्रिंट होता है, Ctrl+Z से अंडू होता है, Ctrl+Y से रीडू होता है, और Ctrl+X से यहाँ पर फाइल्स या कोई भी कैरेक्टर को आप कट कर सकते हो, ठीक है। तो बच्चों आप कॉपी करने के लिए कौन सा टर्म यूज़ करोगे, Ctrl+C का, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, जो कि है हमारा, What happen if you leave a device plugged in even after it is charged 100%। अगर आप कोई भी डिवाइस को प्लग इन रहने दोगे 100% चार्ज होने के बाद भी, तो ये कौन सी चीज़ें यहाँ पर हो सकती है आपके साथ। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि सही ऑप्शन कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर ए है इट कैन ब्रेक, ऑप्शन नंबर बी है इट कैन स्टॉप फंक्शनिंग, ऑप्शन नंबर सी है इट कैन ओवरहीट, एंड ऑप्शन नंबर डी है डेटा कैन गॉट करप्ट। तो बच्चों अगर आप अपनी डिवाइस को 100% होने के बाद भी चार्ज कर रहे हो तो आपका डिवाइस क्या करेगा, ओवरहीट हो जाएगा, ठीक है। वैसे क्या हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन है ओवरहीट, बट बच्चों कई जगह चीज़ें होती हैं कि अगर आपका डिवाइस 100% चार्ज हो गया है उसके बाद भी आप चार्ज कर रहे हो, तो इसके से क्या होता है, इसके सिस्टम के जो आपके डिवाइस जैसे कि फ़ोन है या लैपटॉप है, आप 100% होने के बाद भी चार्ज कर रहे हो तो इसके अंदर के जो फंक्शन है वो कुछ चीज़ें ओवरहीट हो जाती है, ठीक है। ओवर हीट होने के कारण कुछ जो उसके सर्किट्स होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं, और उसके बाद क्या होता है कि उसके कुछ फंक्शंस वर्किंग करना स्टॉप कर देते हैं। तो इसका मेन फंक्शन तो ये होगा कि ये ओवरहीट हो जाएगा। ओवरहीट होने के बाद क्या होगा कि अंदर की जो सर्किट्स हैं वो ब्रेक हो जाएंगे, और क्या हो जाएगा, उनकी फंक्शनिंग स्टॉप हो जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इट कैन ओवरहीट, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, हाउ कैन एंटीवायरस प्रोटेक्ट योर डिवाइस। तो जो एंटीवायरस होता है आप सभी अपने मोबाइल्स में या अपने लैपटॉप में यूज़ करते हैं, वो आपकी डिवाइस को किस तरह से प्रोटेक्ट करता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर ए है इट कैन प्रोटेक्ट इट फ्रॉम ओवरहीटिंग, it can increase its performance, it can prevent data from getting corrupted, it can backup data। मतलब इससे क्या होता है, आपका कंप्यूटर का मतलब सही ऑप्शन क्या होता है कि जो एंटीवायरस है पहले तो ये आपके डेटा को प्रिवेंट करता है करप्ट होने से, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इट कैन प्रिवेंट डेटा फ्रॉम गेटिंग करप्टेड। मतलब डेटा करप्ट कब होता है, जब इसके अंदर वायरस आ जाते हैं। वायरस क्या करते हैं, फाइल्स को करप्ट करने लगते हैं। मतलब वायरस क्या करते हैं, एरर लाने लगते हैं आपकी फाइल्स में, जिसकी वजह से फाइल्स क्या होने लगती है, करप्ट होने लगती है। तो फर्स्ट इसका तो ये हो गया कि ये क्या करता है, आपके डेटा को प्रिवेंट करता है अनऑथोराइज एक्सेस से, और आपके डेटा को एरर फ्री रखता है, ठीक है। तो एंटीवायरस का काम क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, Which option is not required to keep a device cool। मतलब इनमें से कौन सा फंक्शन ज़रूरी नहीं है आपकी डिवाइस को कूल करने के लिए, ठीक है। कीप द डिवाइस अनप्लग व्हेन इन यूज़, ठीक है। डू नॉट कवर लैपटॉप विथ अ ब्लैंकेट, make sure computer CPU fan is working, avoid leaving the device in the sun,
है ना। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा कि आपका डू नॉट कवर अ लैपटॉप विद अ ब्लैंकेट। तो बच्चों इस तरह का कोई भी ऑप्शन नहीं होता है कि आप अपने मोबाइल को ब्लैंकेट से कवर कर दो जिसके कारण आपका डिवाइस कूल नहीं होगा, ठीक है। तो क्या होगा, जब भी आपका डिवाइस 100% चार्ज हो जाए उसको आप अनप्लग कर दीजिए, है ना। मेक श्योर करिए कि आपके कंप्यूटर का जो फ़ैन है वो उसके अंदर का फ़ैन चल रहा है या नहीं, सीपीयू फ़ैन जिसे कहते हैं वो प्रॉपर वर्किंग में है या नहीं। ऑप्शन नंबर सी है अवॉइड लीविंग द डिवाइस इन द सन, मतलब अपने डिवाइस को कभी भी आप सन में नहीं रखिए, जिससे क्या होगा आपका डिवाइस हीट होने लगेगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा डू नॉट कवर अ लैपटॉप विथ अ ब्लैंकेट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग अ कीबोर्ड, मतलब कीबोर्ड को मेंटेन करने के लिए कौन कौन सी स्टेप्स एसेंशियल है यहाँ पर आपको ये बताना है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए हैं। पहला ऑप्शन ये है टर्न द कीबोर्ड अपसाइड डाउन एंड शेक इट टू रिमूव फॉरेन मटेरियल, ठीक है। नेक्स्ट है बिलो डस्ट एंड अदर पार्टिकल्स विद द हेल्प ऑफ ब्लोअर, use a very dilute combination of soap and water applied with a non abrasive cloth to remove strain from the keycaps। ऑल ऑफ दी अबो, मतलब इनमें से कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो एसेंशियल है अपने आपके कंप्यूटर को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। तो उसके डस्ट को तो आपको हटाना ही चाहिए, तो ये तो करेक्ट है। डाइल्यूट कॉम्बिनेशन से आपको सॉफ्ट कपड़े से अपने सीपीयू की डस्ट हटानी चाहिए और कीज़ के ऊपर जो एक्सेस पार्टिकल्स जो जम जाते हैं उनको हटाना चाहिए, ठीक है। और क्या करना चाहिए, इसको रिमूव करने चाहिए फॉरेन मटेरियल को या जो एक्स्ट्रा मटेरियल जो जम जाते हैं। तो बच्चों इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव, मतलब ये सारे फंक्शंस आपको परफॉर्म करने चाहिए आपके कीबोर्ड को मेंटेन करने के लिए ताकि वो जल्दी खराब ना हो सके, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा व्हाट शुड यू डू एंश्योर सिक्योर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, मतलब ये जानने के लिए कि आप जो अपना ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हो वो सिक्योर है या नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा लॉक योर कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर बी है give credit card or bank details only on safe website, use antivirus, डी ऑप्शन डू नॉट यूज़ पायरेटेड सॉफ्टवेयर। तो मतलब यहाँ पे आपको ये इंश्योर करना है कि आप जहाँ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हो वो सिक्योर है या नहीं। तो सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि गिव क्रेडिट कार्ड और बैंक डिटेल ओनली ऑन सेफ वेबसाइट, मतलब जहाँ भी आप अपना क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड यूज़ कर रहे हो वो साइट कैसी होनी चाहिए, सेफ और सिक्योर होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रैप स्मॉल चिल्ड्रन इनटू इनएप्रोप्रिएट रिलेशंस, मतलब जो ऑनलाइन ट्रैप जो होता है उसमें छोटे बच्चे किस तरह से फंस जाते हैं आपको ये बताना है, ठीक है। तो ऑनलाइन प्रीडेटर्स, वॉर्म्स, ट्रोजन हॉर्स या एंटीवायरस, है ना। तो बच्चे जिसमें फंस जाते हैं वो क्या होता है अनएप्रोप्रिएट रिलेशंस, जिसमें कहते हैं ऑनलाइन प्रीडेटर्स। जो वॉर्म्स है, ट्रोजन हॉर्स है, एंटीवायरस, ये क्या है, ये वायरस है और ये क्या है, एंटीवायरस। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिसको कहते हैं ऑनलाइन प्रीडेटर्स, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा व्हाट शुड अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कंसिस्ट ऑफ, मतलब एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के लिए क्या क्या चीज़ें उसके अंदर इंक्लूड होनी चाहिए। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शंस में से आपको बताना है कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के लिए कौन सी चीज़ें उसमें कंसिस्ट होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है ओनली लेटर्स, ऑप्शन नंबर बी है नंबर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स, ऑप्शन नंबर सी है नेम ऑफ अ पर्सन एंड ऑप्शन नंबर डी है लेटर्स, नंबर एंड स्पेशल कैरेक्टर। तो यहाँ पर आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के लिए कि आपका पासवर्ड किन किन चीज़ों से कंसिस्ट होना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आपके पास अगर आपका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग है तो उसमें मेक श्योर करिए कि उसमें होना चाहिए लेटर्स, नंबर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स।
इससे क्या होता है बच्चों आपका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग बनता है, जिससे कोई भी इजीली क्रैक नहीं कर सकता। अगर आप ओनली लेटर्स रखोगे तो वो क्रैक कर लेंगे, नंबर्स और नेम ऑफ पर्सन से भी आपका पासवर्ड इजीली क्रैक हो सकता है। अगर कोई आपके जानने वाला है और वही आपका पासवर्ड क्रैक कर रहा है तो वो इन चीज़ों से आपका पासवर्ड इजीली क्रैक कर सकता है। इसलिए मेक श्योर करिए कि जब भी आप अपना पासवर्ड क्रिएट करें तो उसमें लेटर्स, नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स का यूज़ होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म और HTTP इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनेट। मतलब इंटरनेट जहाँ पर आप यूज़ करते हो, तो गूगल या किसी भी जो भी वेब ब्राउज़र आप यूज़ करते हो, तो सबसे पहले वहाँ पर एक लिंक आती है जिसमें लिखा होता है HTTP। तो HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है आपको ये यहाँ पर बताना है। तो पहला ऑप्शन है हायर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोसेस। सेकेंड ऑप्शन है हायर टेक्निकल टेक्सचुअल प्लेटफॉर्म। ऑप्शन नंबर सी है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और ऑप्शन नंबर सी है हाइपर ट्रांसमिशन ऑफ ट्रंकेटेड प्रोसीजर्स। तो बच्चों इसका सही फुल फॉर्म होगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP का सही फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर ऑफ फॉलोइंग। मतलब यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा पेयर है वो जो इनकरेक्ट है। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शन नंबर ए का पेयर दिया है .jpg, जिसका पेयर बताया गया है यहाँ पर ग्राफिक्स फाइल के लिए यूज़ होता है। दूसरा है .ttf फाइल, जो कि बताया गया है यहाँ पे वर्ड टेक्स्ट के लिए यूज़ होता है। सॉरी, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बताया गया .vav, जिसके लिए ऑडियो के लिए यूज़ होता है। और ऑप्शन नंबर 4 है जहाँ पर लिखा गया .exe, जो यूज़ होता है एग्जीक्यूटेबल फाइल्स के लिए। तो बच्चों जो JPG है ये ग्राफिक्स के लिए यूज़ होता है, ये करेक्ट है। .vav ये ऑडियो के लिए यूज़ होता है, ये भी करेक्ट है। और .exe ये क्या होता है, एग्जीक्यूटेबल फाइल्स के लिए यूज़ होता है, तो ये भी करेक्ट है ना। जो वर्ड्स के लिए यूज़ होता है वो क्या होता है बच्चों, .txt के लिए, ये वर्ड फाइल के लिए यूज़ होता है। जो .ttf यहाँ पर एक गलत ऑप्शन है। ठीक है, चलिए बच्चों यहाँ पर आपसे पूछा है कि डॉक किस के लिए यूज़ होता है। ठीक है, डॉक किसके लिए यूज़ होता है, यहाँ पर डॉक लिखा है वर्ड फाइल के लिए, पिक्चर्स के लिए, डिलीटेड फाइल्स के लिए या ड्राइवर फाइल्स के लिए। तो बच्चों यहाँ पर जो डॉक है वो वर्ड फाइल के लिए यूज़ होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन। मतलब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कौन सा इनमें से इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप है। व्हाट्सएप, गूगल टॉक, वाइबर, ऑल ऑफ दीज। तो बच्चों ये सारे क्या है, इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप है। व्हाट्सएप, गूगल और वाइबर ये सारे क्या है, इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप्स हैं। इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। मतलब यहाँ पर आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है, पहला है माइक्रोफोन, दूसरा है कीबोर्ड, तीसरा है जॉयस्टिक एंड चौथा है मॉनिटर, है ना। तो बच्चों माइक्रोफोन, कीबोर्ड, जॉयस्टिक ये सारे क्या है, इनपुट डिवाइसेस हैं। और जो मॉनिटर है ये क्या है, एक हार्डवेयर है, और ये क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इमेज और ग्राफिक फाइल फॉर्मेट। तो इनमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा इमेज और ग्राफिक का फॉर्मेट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा इमेज और ग्राफिक फाइल्स के लिए यूज़ नहीं होता है। ठीक है, तो पहला जो है PNG है, दूसरा है GIF, तीसरा है BMP और चौथा है GUI। तो बच्चों यहाँ पर हम आपको बता दें कि जो BMP है ये किसी भी तरह का ग्राफिक फाइल फॉर्मेट नहीं होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर C करेक्ट होगा, है ना। इसलिए इसका सही आंसर होगा BMP। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है विच कंप्यूटर इज बूटिंग बायोस इज लोडेड टू द मेमोरी बाय। मतलब जो बायोस लोड होते हैं कंप्यूटर की बूटिंग के समय, तो जो बायोस होते हैं वो किस तरह की मेमोरी में लोड होते हैं आपको ये बताना है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है रोम, पहला ऑप्शन है रैम, दूसरा ऑप्शन है रोम, थर्ड ऑप्शन है CD-ROM एंड फोर्थ ऑप्शन है TCP, है ना। तो बच्चों जो हम आपको बता देते हैं बायोस जो होते हैं वो कहाँ पर लोड होते हैं, वो रोम मेमोरी में लोड होते हैं। ठीक है,
रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, रैम का होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, चलिए आई होप बच्चों आप सभी क्वेश्चंस के आंसर इजीली कर पा रहे होंगे, और अगर आपके आंसर करेक्ट हो रहे हैं और आप कितना क्या स्कोर कर पा रहे हो, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका स्कोर कितना क्या रहा इस पूरे टेस्ट में। ठीक है, अगर आपको बच्चों टेस्ट अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। अ कंप्यूटर इज एन डैश मशीन, तो आपको बताना है कि कंप्यूटर किस तरह की मशीन है। पहला है मैकेनिकल, दूसरा है इलेक्ट्रिकल, थर्ड इज इलेक्ट्रॉनिक एंड फोर्थ वन इज नन ऑफ द अबव। तो बच्चों यहाँ पर आपको पूछा गया है कि जो कंप्यूटर डिवाइस है वो किस तरह की मशीन है, तो आपको बता देते हैं कंप्यूटर जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ITC refers to all the methods, tools, concept related to, मतलब जो ITC refers होती है, ITC किन से refers करती है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है स्टोरिंग डिजिटल इंफॉर्मेशन, ऑप्शन नंबर बी है रिकॉर्डिंग डिजिटल इंफॉर्मेशन, ऑप्शन नंबर सी है डिजिटल सेंडिंग डिजिटल इंफॉर्मेशन, एंड ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दी अबव। स्टोरिंग डिजिटल इंफॉर्मेशन मतलब जो आईटीसी है वो सभी के लिए यूज़ होती है। किन किन के लिए? स्टोर डिजिटल इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, डिजिटल रिकॉर्ड को स्टोर करने के लिए, सेंडिंग डिजिटल इंफॉर्मेशन के लिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आईटीसी रिफर्स स्टोरिंग डिजिटल इंफॉर्मेशन, रिकॉर्डिंग डिजिटल इंफॉर्मेशन, सेंडिंग डिजिटल इंफॉर्मेशन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग वेज आर यूज टू रिकॉर्ड और स्टोर इन्फॉर्मेशन, मतलब वो कौन से तरीके हैं जिनमें आप आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन को स्टोर और रिकॉर्ड कर सकते हो। ठीक है, पहला ऑप्शन है हैंड रिटन ऑन पेपर, है ना, मतलब आप अपनी पेपर पे लिख गए हैंड रिटन नोट्स के थ्रू आप अपनी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं। दूसरा है रिटन यूजिंग अ टाइपराइटर, मतलब टाइपराइटर के थ्रू टाइप किया हुआ रिटन वर्ड्स है उसको आप रिकॉर्ड करके स्टोर कर सकते हो। और ऑप्शन नंबर सी है टाइप इन अ कंप्यूटर, और उस चीज़ जो भी चीज़ को आप रिकॉर्ड करके स्टोर करना चाहते हो या जो भी इंफॉर्मेशन को आप स्टोर करना चाहते हो तो उसको आप अपने कंप्यूटर में टाइप करके भी स्टोर कर सकते हो। तो बच्चों ये सारे स्टेप्स हैं, ये सारी चीज़ें आप अपने रिकॉर्ड में मतलब रिकॉर्ड और स्टोर कर सकते हो इंफॉर्मेशन के सोर्स में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड, मतलब जो कंप्यूटर का फिजिकल पार्ट होता है उसको क्या कहा जाता है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, शेयरवेयर और नन ऑफ दी अबव। तो बच्चों जो कंप्यूटर का फिजिकल पार्ट होता है उसको क्या कहा जाता है? हार्डवेयर कहा जाता है। और कंप्यूटर का जो सॉफ्ट पार्ट होता है उसको क्या कहा जाता है? जिसको आप देख नहीं सकते, जिसको आप छू नहीं सकते, उसको क्या कहा जाता है? उसको सॉफ्टवेयर कहा जाता है ना। और जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो, एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो, वो क्या होता है? उसका फिजिकल पार्ट होता है जिसको हार्डवेयर भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्यूटर हार्डवेयर, मतलब इनमें से आपको बताना है कि वो कौन सी चीज़ है जो कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है। तो पहला है रैम, दूसरा है कीबोर्ड, तीसरा है MS पेंट एंड चौथा है मॉनिटर। तो बच्चों जो कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में आपसे पूछा है, जो कीबोर्ड है वो भी एक हार्डवेयर है और जो मॉनिटर है वो भी एक हार्डवेयर है। ठीक है, जो रैम और जो MS पेंट होता है ये क्या होता है? ये इसकी मेमोरी होता है, और ये क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर होता है MS पेंट, है ना, जिसमें आप क्या कर सकते हो? पेंटिंग कर सकते हो, किसी भी तरह का डिज़ाइन बना सकते हो या क्रिएट कर सकते हो। इसलिए इसके सही ऑप्शन होंगे ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर सी बोथ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर, मतलब इनमें से कौन से सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं आपको बताना है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है MS वर्ड, दूसरा है MS एक्सेल,
तीसरा है ओपन ऑफिस कैलसी या कैलकुलेटर एंड ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दी अबो। तो बच्चों क्या है, एम एस वर्ड है, ये भी एक सॉफ्टवेयर है, एम एस ऑफिस या एम एस एक्सेल ये भी एक सॉफ्टवेयर है, और जो ओपन ऑफिस कैलसी है या कैलकुलेटर है ये भी क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दी अबो, मतलब ये सारे क्या है, एक एग्जाम्पल है कंप्यूटर के, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। डैश एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर और सिस्टम, जो आपका कंप्यूटर है और जो आप यूज़र है उनके बीच जो इंटरेक्शन या इंटरफेस कंप्लीट करवाता है उसको क्या कहा जाता है, आपको ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है ऑपरेटिंग सिस्टम, एम एस एक्सेल, इम्प्रेस और डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन। तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो क्या करता है, कंप्यूटर और यूज़र के बीच क्या करवाता है, इंटरेक्शन करवाता है ना। अगर कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो कोई भी यूज़र उससे इंटरफेस कर ही नहीं पाएगा, है ना, इंटरेक्ट ही नहीं कर पाएगा जब तक उसके अंदर कोई मतलब जब तक एक कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं डलेगा तब तक वो किसी काम का नहीं होगा। ठीक है, उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम डलेगा, उसके बाद ही आप सारे सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर पाओगे। ठीक है, इसलिए इंटरफेस कौन करवाता है यूज़र और कंप्यूटर के बीच में, वो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। इसलिए क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर होगा ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। सॉरी software that starts working as soon as we switch on a computer, है ना। जैसे ही हम कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हैं उसकी वर्किंग स्टार्ट होती है, कहाँ पर होती है, देखिए रैम, रोम, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड नन ऑफ द अबोव। तो बच्चों जैसे ही आप अपने कंप्यूटर का स्विच ऑन करते हो तो जब सबसे पहले जहाँ पर वर्किंग स्टार्ट होती है वो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, सबसे पहले आप जैसे ही स्विच ऑन करते हो अपना लैपटॉप या अपना कंप्यूटर, तो सबसे पहले जो फंक्शन वर्क करना स्टार्ट करता है वो होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 है हार्डवेयर वुड नॉट बी एबल टू फंक्शन विदाउट, मतलब वो कौन सी चीज़ है जिसके बिना हार्डवेयर कोई भी फंक्शन नहीं कर सकता। फर्स्ट इज शेयरवेयर, है ना, ऑप्शन नंबर बी फ्रीवेयर, ऑप्शन नंबर सी सॉफ्टवेयर एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दी अबव। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा सॉफ्टवेयर ना। अगर किसी हार्डवेयर के अंदर जब तक कोई सॉफ्टवेयर नहीं है वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता। ठीक है, इसलिए हार्डवेयर वुड नॉट बी एबल टू फंक्शन विदाउट अ सॉफ्टवेयर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस, मतलब आपको इनमें से बताना है कि कौन सा आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर और ऑल ऑफ द अबव। तो बच्चों जो मॉनिटर है ये भी एक आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर भी आउटपुट डिवाइस है और प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ये तीनों क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31, वो है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन से मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन नंबर ए है एप्पल iOS, ऑप्शन नंबर बी है एंड्रॉयड और ऑप्शन नंबर सी है बोथ ऑफ दी अबव और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दी अबव। तो बच्चों जो एप्पल iOS है ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड एंड्रॉयड ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा हमारा बोथ ए एंड पी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, हमसे पूछा है बायोस स्टैंड फॉर, मतलब जो बायोस है उसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो यहाँ पर दिए हैं 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन बोलता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी है बेस इनपुट आउटपुट सिस्टम एंड ऑप्शन नंबर सी है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टमैटिक एंड ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दी अबव। तो बच्चों जो बायोस का फुल फॉर्म होता है वो होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। अ डैश इज अ डिवाइस यूज्ड टू टाइप टेक्स्ट, नंबर्स एंड कमांड्स इनटू द कंप्यूटर, मतलब वो कौन सी डिवाइस है जिसके थ्रू आप टेक्स्ट, नंबर्स, कमांड्स को अपने कंप्यूटर में टाइप कर सकते हो, है ना। कौन कौन सी चीज़ें, माउस,
कीबोर्ड, जॉयस्टिक, नन ऑफ दी अबो। तो बच्चों जो ऐसी डिवाइस कौन सी है, कीबोर्ड है, जिसके थ्रू क्या कर सकते हो आप, टेक्स्ट को एंटर कर सकते हो, नंबर्स को और किसी भी कमांड्स को अपने कंप्यूटर में एंटर कर सकते हो, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर होगा कीबोर्ड, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कीज हेल्प फ्रॉम F1 टू F12 डैश कीज, मतलब जो आपकी लैपटॉप या आपके पीसी में कंप्यूटर स्क्रीन पे जो दिख रही होंगी कीज F1 से लेकर F12 तक, ये कीज कौन सी की कहलाती है ना। तो ऑप्शन नंबर ए है इनपुट, ऑप्शन नंबर बी है सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी है फंक्शन एंड ऑप्शन नंबर डी इज हेल्प। तो बच्चों जब हमने आपको ये यूनिट पढ़ाई थी तब आपको बताया था कि F1 से लेकर F12 तक जो कीज होती है ये कौन सी कीज कहलाती है, ये होती है हमारी फंक्शंस की, है ना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फंक्शन कीज, ओके। चलिए आगे चलते हैं। द फंक्शन ऑफ द F1 की इज मोस्ट प्रोग्राम इज टू, मतलब जो F1 की होती है उसका काम क्या होता है, ओपन सेव एज अ डायलॉग बॉक्स, ओपन हेल्प, ऑप्शन नंबर सी डिलीट अ फाइल एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दी अबो। तो बच्चों जो F1 की होती है उसका वर्क होता है ओपन हेल्प, है ना। वो क्या करती है, ओपन हेल्प ओपन करती है, ठीक है। F1 की का ये फंक्शन होता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। You use the dash key to move the cursor to the beginning of a new line, मतलब आप अपने कर्सर को यूज़ किस तरह से करते हो, जब वो कर्सर मूव करेगा बिगिनिंग और न्यू लाइन में, है ना। तो कर्सर या फिर आपका एंटर की जो होता है वो सेम वर्क करते हैं, इसलिए आपका दोनों फंक्शन करता है, वो एंटर भी करता है और रिटर्न भी करता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा बोथ ऑफ द अबो। यू यूज एंटर और रिटर्न की टू मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू लाइन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। नेविगेशन कीज आर एरो की, पेज अप, पेज डाउन और ऑल ऑफ दी अबो। बच्चों जो आपकी एरोस की होती है या नेविगेशन की होती हैं अप डाउन और एंड, मतलब एंड और होम के लिए होती हैं, इस तरह की ये कीज़ होती हैं आपके स्क्रीन आपके कीबोर्ड पर भी बनी होंगी। ये जो की होती है ये कहलाती है नेविगेशंस की, है ना। इनको एरो की भी कहा जाता है, इनसे पेज अप और पेज डाउन भी होता है ना। इसलिए नेविगेशन की कैसा काम करती है कि इन्हें क्या कहा जाता है, एरो की भी कहा जाता है, पेज अप भी कहा जाता है और पेज डाउन भी कहा जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। When the insert key is turned on, it help you to override character to the dash of the cursor। जब बच्चों यहाँ पर insert की ऑन होती है तो वो ओवरराइड करने में हेल्प करती है, कौन से, तो वो किस तरह से हेल्प करेगी, लेफ्ट से, राइट से या बोथ ऑफ दी अबो या नॉन ऑफ दी अबो। बच्चों जहाँ पर आपका कर्सर रहेगा ये वहाँ से ओवरराइड करना स्टार्ट कर देगी। अगर आपका कर्सर लेफ्ट में रहेगा तो ये लेफ्ट से स्टार्ट कर देगी, अगर आपका कर्सर राइट में रहेगा तो ये राइट से स्टार्ट कर देगी, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा बोथ ऑफ दी अबो, ठीक है। चलिए बच्चों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। दैट इज डिलीट की इज यूज्ड टू रिमूव टाइप टेक्स्ट ऑन द डैश साइड ऑफ द कर्सर, मतलब जो डिलीट की होती है वो किस तरफ से अपने टेक्स्ट को रिमूव करना स्टार्ट करती है ना। क्या वो लेफ्ट होता है, क्या वो राइट होता है, क्या वो दोनों साइड से होता है, क्या वो किसी भी साइड से नहीं होता है ना। बच्चों जो डिलीट की होती है वो अगर आपका कर्सर सेम जैसा इसके पहले हमने देखा था किसमें, इंसर्ट की में, सेम उसका फंक्शन होता है डिलीट की तरह, है ना। अगर आपका कर्सर लेफ्ट तरफ है तो लेफ्ट से ये वर्ड्स को रिमूव करना स्टार्ट करेगी, ठीक है। अगर आपका कर्सर राइट तरफ है तो ये राइट से वर्ड्स को रिमूव करना स्टार्ट करेगी, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बोथ ऑफ दी अबो, है ना। ये लेफ्ट से भी स्टार्ट करती है और ये राइट से भी स्टार्ट करती है, ठीक है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा बोथ ऑफ दी अबो। चलिए बच्चों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। बैक स्पेस की इज यूज टू रिमूव टाइप टेक्स्ट ऑन द डैश साइड ऑफ द कर्सर, मतलब जो बैक स्पेस है वो क्या करती है, कहाँ से अपना वर्ड्स को रिमूव करना स्टार्ट करती है। तो बच्चों इसका सेम वैसा ही है, ये भी क्या करती है, लेफ्ट और राइट दोनों तरह से अपने वर्ड्स को रिमूव करना स्टार्ट करती है ना। जिस तरह आपका कर्सर रहेगा, अगर आपका कर्सर लेफ्ट तरफ है तो ये लेफ्ट से स्टार्ट करेगी रिमूव करना, अगर आपका कर्सर राइट साइड है तो ये अपने वर्ड्स को राइट साइड से रिमूव करना स्टार्ट करती है, ठीक है।
चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है हमारा, डैश की ओपन सा स्टार्ट मेन्यू, मतलब आपके कीबोर्ड में ऐसा कौन सा की है जिसको प्रेस करते ही स्टार्ट मेन्यू ओपन हो जाता है। क्या वो एरो है, क्या वो कंट्रोल है, क्या वो विंडोज़ है, या इनमें से कोई नहीं, है ना। तो बच्चों जो विंडोज़ की होती है आपके कीबोर्ड पे, आप इसे जैसे ही प्रेस करोगे इससे क्या होगा, आपका स्टार्ट मेन्यू ओपन हो जाता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ, विंडोज़ की ओपन द स्टार्ट मेन्यू। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 है हमारा, अ डैश इज अ डिवाइस दैट यू कैन यूज टू मूव, सिलेक्ट एंड ओपन आइटम ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन, मतलब ऐसी कौन सी डिवाइस है आपके पास जिससे आप अपनी किसी भी मतलब फाइल्स को मूव कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो, ओपन कर सकते हो अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। क्या वो माउस होता है, क्या वो जॉयस्टिक होता है, क्या वो स्कैनर होता है, क्या वो इनमें से कुछ भी नहीं है। तो बच्चों जो आपके कंप्यूटर पे माउस होता है उसकी वजह से आप किसी भी फाइल को मूव कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो और ओपन कर सकते हो, ठीक है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा माउस, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे। When you click a particular file on a mouse, it may gets, मतलब आप अपनी माउस से किसी पर्टिकुलर फाइल पे क्लिक करोगे तो वो क्या हो जाएगी, है ना। क्या वो सिलेक्टेड हो जाएगी, क्या वो डीसिलेक्ट हो जाएगी, क्या वो बोथ ऑफ दी अबो। तो बच्चों जैसा कि ये फाइल है, इस पर आपने क्लिक किया अपने माउस से तो ये सिलेक्ट हो जाएगी, अगर ये सिलेक्टेड है तो ये डीसिलेक्ट हो जाएगी, मतलब ये दोनों ही फंक्शन को परफॉर्म करेंगे। इसलिए इसका राइट आंसर होगा बोथ ऑफ दी अबो। ये सिलेक्ट भी कर सकती है और ये डीसिलेक्ट भी कर सकती है, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर फाइल को। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, व्हेन यू मूव द आइटम टू द न्यू लोकेशन विद द हेल्प ऑफ अ माउस दिस इज कॉल्ड, मतलब आप क्या कर रहे हो, एक फाइल को दूसरी जगह से मूव कर रहे हो, है ना। तो वो कौन सा होगा, मूव एंड ड्रॉप, मूव एंड लीव एंड ड्रैग एंड ड्रॉप। तो बच्चों अगर आप क्या कर रहे हो, किसी फाइल को उठाकर दूसरी जगह लेकर जा रहे हो तो उसको कहा जाता है ड्रैग एंड ड्रॉप, है ना। तो बच्चों ये किसकी वजह से होता है, ये ड्रैग एंड ड्रॉप ये होता है आपके माउस की हेल्प से, जिसकी वजह से आप एक फाइल को उठा के दूसरी प्लेस पर ले जा सकते हो या दूसरी लोकेशन पे ले जा सकते हो, है ना। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ड्रैग एंड ड्रॉप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 है हमारा, डबल क्लिकिंग मीन्स टू क्विकली क्लिक्स द डैश माउस बटन ट्वाइस, मतलब आप अपनी माउस की कौन सी बटन को डबल क्लिक करोगे तो जिसकी वजह से आपकी कोई भी फाइल ओपन हो जाएगी, है ना। राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक, बोथ ऑफ दी अबो या नन ऑफ दी अबो। तो बच्चों अगर आप अपने माउस की लेफ्ट बटन को डबल क्लिक करोगे तो वो क्या हो जाएगा, कोई भी फाइल क्विकली ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, लेफ्ट क्लिक, है ना। लेफ्ट क्लिक को आप डबल बार लेफ्ट क्लिक करोगे तो कोई भी फाइल क्विकली ओपन हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 है हमारा, वी कैन डैश अ फाइल बाय माउस बाय डबल क्लिक ऑन अ फाइल। अगर बच्चों यहाँ पर आपसे पूछा है वी कैन डबल क्लिक, मतलब अगर आप कोई भी फाइल को डबल क्लिक करोगे तो वो क्या होगा, इजीली ओपन हो जाएगी। तो राइट आंसर क्या होगा, इजीली ओपन, है ना, ओपन हो जाएगी आपके माउस में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ओपन। तो बच्चों इसी के साथ ये सेशन हमारा यहीं पे ख़त्म हो जाता है। इसी के बाद हम आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि हमारी वेबसाइट है www.edugrown.in। यहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट के सभी प्रकार के नोट्स मिल जाएंगे, पीडीएफ्स मिल जाएंगी, वीडियो सॉल्यूशंस, ई बुक्स, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और रिवीजन नोट्स आपको यहाँ पर इस वेबसाइट पर मिल जाएंगे, सभी क्लास के और सभी सब्जेक्ट्स के, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर अभी हमारा एक नया फीचर लॉन्च हुआ है जो कि है ई बुक्स का। इसमें अगर आप हमारे किसी भी सब्जेक्ट की ई बुक्स को परचेस करना चाहते हो तो आप मेरा कोड लगा सकते हो PRAATI प्रीति 30, जिससे आपको आपकी ई बुक्स पे 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और इस डिस्काउंट के बाद इन बुक्स का प्राइस मिनिमम 20 to 30 रुपीज़ हो जाएगा, जो कि बहुत ही नॉमिनल है, ठीक है। और बच्चों आप हमारी वेबसाइट पे MCQ टेस्ट में भी अपीयर हो सकते हैं। इसमें आपको टेस्ट लगाना है मल्टीपल बच्चों के साथ। अगर उन बच्चों में आपकी रैंक अच्छी होती है तो आपको एजुग्रोन की तरफ से एक सर्टिफिकेशन का कोर्स भी कराया जाएगा, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा एजुग्रोन की तरफ
से, ठीक है। तो बच्चों आप हमारी वेबसाइट को एक बार ज़रूर एक्सेस करिएगा और इन कोर्सेज़ को ज़रूर परचेस करके देखिएगा कि आपको ये कैसे लगते हैं, क्योंकि बच्चों इनके प्राइस बहुत ही नॉमिनल है, इसलिए आप इजीली इनको परचेज भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर बच्चों आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे आपसे एक नए सेशन में एक नई वीडियो के साथ, ठीक है। थैंक यू।